हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लाया हूँ, वो है ट्रायंगल, जिसको कि हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। ये ट्रायंगल जो है, इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। त्रिभुज कहने का मतलब हुआ कि तीन भुजाओं से घिरे हुए समतलीय क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अगर एक पॉलीगन है जिसकी तीन भुजाएं हैं, तो तीन भुजा अगर चारों ओर से इस प्रकार बंद हो, माने तीन भुजा को इस तरीके से अगर हम व्यवस्थित करें कि इसका तीन शीर्ष बिंदु हो और ये भुजाएं क्या करें, एक क्लोज रचना बनाए, मतलब एक बंद रचना बनाए, तो इसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि तीन भुजा को त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि तीन भुजा तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। ये तीन भुजा है, तो क्या ये त्रिभुज है? क्या नहीं, इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज कहने के लिए हमको जरूरी है ये कहना कि तीन भुजाओं से घिरे हुए समतलीय क्षेत्र, यानी ये भुजाएं आपस में तीन जगह क्या हो, एक दूसरे से मिले, तभी हम इसको त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए समतलीय क्षेत्र, मतलब तीन भुजाओं से घिरा हुआ अगर हो तब उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरे हुए समतलीय क्षेत्र, समतलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज का जो अंग है वो कौन कौन से हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला देखिए कि कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, इस त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, तीनों अंतःकोण हम लोग क्यों कह रहे हैं इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले देखिए, अंतःकोणों का योगफल, कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। बिल्कुल होते हैं, शीर्ष बिंदुएं होती है। दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा देखिए, अगर त्रिभुज का बहिष्कोण कहा जाए तो उसका योगफल 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बहिष्कोण किसको कहते हैं, अभी आप समझेंगे इसको। बहिष्कोण का योगफल कितने होते हैं, तो 360 डिग्री। देखिए, अब आप देखेंगे कि बहिष्कोण कौन से होते हैं और ये 360 डिग्री कैसे होता है, इसके बारे में आप समझेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है आपका, अगर इस ट्रायंगल के तीनों भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो इस तरह से ये जो एंगल बनता है इसी को बहिष्कोण कहते हैं। तो अब जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा, ठीक है, और एक यहाँ पे एंगल बनेगा। तो ये जो तीन एंगल है इसको हम 1, 2, 3 से अगर सूचित करें तो ये जो तीन एंगल है इसी को हम कहते हैं बहिष्कोण। ठीक है, तो ये इन तीनों का योगफल कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। अब ये 360 डिग्री कैसे होता है वो आप देखिए कि किसी भी सरल रेखा के ऊपर अगर एक सरल रेखा खड़ी हो तो
जो दो कोण बनते हैं ये दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यदि हम इन 6 एंगल को जोड़ दें, अंतःकोण और बहिष्कोण, तो इसका मान कितना होगा? ठीक है, और ये जो ट्रायंगल का 3 कोण मिलकर के 180 डिग्री होता है, इसको अगर माइनस करें तो बहिष्कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इस त्रिभुज को ABC मानते हैं तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ अगर हम सभी को जोड़ दें तो एंगल 1 प्लस एंगल BAC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ACB प्लस एंगल 3 प्लस एंगल कौन सा होगा? ABC, एंगल ABC। तो ये सब मिला के कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों एंगल का योगफल 180 डिग्री हुआ, ये दोनों एंगल का 180 डिग्री हुआ, और ये दोनों एंगल का 180 डिग्री हुआ। तो क्या लिखेंगे? 180 प्लस 180 प्लस 180। ठीक है यहाँ तक। अब अगर देखिए कि एंगल A, एंगल C और एंगल B, ये तीनों का योगफल कितना हो रहा है? ये तीनों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है। तो एक जगह इसको लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अब प्लस एंगल, इसको A बोलेंगे शॉर्ट में, एंगल इसको B बोलेंगे, अब प्लस एंगल C बराबर 1 कितना हुआ? 18 गुना 3 540। अब अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 अब प्लस एंगल 3 को रखना चाहें तो इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? 180 डिग्री बराबर 540, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 540 माइनस 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, घटा दीजिए 0, 14 में 8 गया 6, और ये बच गया 4, 4 में से गया 3। देखिए 360 डिग्री आखिर आया कैसे? तो 360 डिग्री लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा? एक प्रूव करना पड़ा। ये प्रूव करने से हमें ये पता चल गया कि किसी भी त्रिभुज के जो बहिष्कोण होते हैं और इन बहिष्कोण का योगफल कितना होता है? तो इन बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री होता है, और ये भी क्या है? त्रिभुज का प्रॉपर्टी ही है, त्रिभुज का ये गुण भी है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का टाइप क्या है? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, यानी त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अब आपके सामने एक फिगर आ गया। ठीक है, ये फिगर क्या है? टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहला फिगर आप देखिए गौर से, इस फिगर में ये है साइड के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू साइड टाइप ऑफ ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू साइड। अब देखिए साइड के हिसाब से अगर देखें तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये किसके आधार पर है? ये भुजा के आधार पर है, भुजा के आधार पर। त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको कि हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए आपके सामने है। ठीक है,
दूसरा क्या है, दूसरा है आइसोसेलिस ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलिस ट्रायंगल है दूसरा। इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और तीसरा जो है वो है अस्केलन ट्रायंगल। अस्केलन ट्रायंगल जो होता है ये क्या होता है, जिसकी कि नो इक्वल साइड, यानी कोई भी भुजा इसका आपस में बराबर नहीं है, इसी को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि तीनों साइड इसका बराबर है। अगर हम ये पहला साइड माने, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, तो तीनों साइड इसका क्या होता है, बराबर होता है। तो वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो या परस्पर बराबर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर लिए हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम ABC माने एक त्रिभुज, तो ABC में ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें 3 इक्वल साइड होते हैं, तो इसलिए परिभाषा भी दे सकते हैं कि वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में परस्पर समान हो उसे ही हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आता है आइसोसेलिस ट्रायंगल, जिसको क्या हम कहते हैं समद्विबाहु। देखिए, समद्वि मतलब द्वि मतलब दो और सम मतलब बराबर, इसलिए अगर हम एक त्रिभुज का कल्पना करें जिसका कि दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी AB और AC अगर बराबर हो, AB बराबर AC अगर हो, ठीक है, परंतु BC उसके बराबर नहीं हो, BC बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो भुजा आपस में बराबर हो AB और AC, ठीक है, या इसमें AB और BC भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन इस त्रिभुज में हम यहाँ पे दिखाएं AB और BC क्या है, आपस में बराबर है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समान हो, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी आइसोसेलिस ट्रायंगल। और तीसरा प्रकार का जो ट्रायंगल है वो है अस्केलन ट्रायंगल। अस्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि इसका कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो अब इसको देख करके हम बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या होते हैं, ये बिल्कुल विषमबाहु है, क्योंकि इसकी कोई भी भुजा आपस में समान नहीं है। तो हम बोलेंगे कि वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तो उसे ही हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में कहते हैं अस्केलन ट्रायंगल। ठीक है, नो इक्वल साइड मतलब इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे क्या, तो अस्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक और ट्रायंगल देखते हैं जिसमें कि कोण के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर हैं, इसको कहते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल, यानी सभी कोण समान होते हैं। ठीक है, तो जब सभी कोण समान होते हैं तो इसको कहते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल। तो सबसे पहला हो गया इक्विएंगुलर, यानी सारा कोण बराबर होता है, इसको समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं, इक्विएंगुलर
ट्रायंगल। क्या कहेंगे? समान कोनिक, यानी सारे कोण समान होते हैं, समान कोनिक त्रिभुज। ठीक। दूसरा जो आते हैं वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे न्यून कोण, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, यानी 90 डिग्री से प्रत्येक एंगल क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चाहे वो एंगल ए हो, बी हो, सी हो, प्रत्येक एंगल क्या होना चाहिए? ए बी सी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो है वो है समकोण त्रिभुज, यानी इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं हिंदी में समकोणिक त्रिभुज। समकोणिक त्रिभुज। और अब एक चौथा भी है जिसको कि कहते हैं ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूट का मतलब अधिक कोण, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अधिक कोण त्रिभुज। अब इसको हम स्पष्ट करते हैं। आप देखिए, ये 5 प्रकार के त्रिभुज किसके हिसाब से हुआ? तो 5 प्रकार के त्रिभुज कोण के हिसाब से हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो, तो हम लोग जानते हैं कि अगर तीनों कोण आपस में बराबर होगा तो वो 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर 3 कोण समान है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। तो इसको कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, यानी समान कोणिक त्रिभुज। ये कोण के आधार पर हो गया पहला समान कोणिक त्रिभुज। वे त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण आपस में समान हो उसे ही हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। समकोणिक नहीं, समान कोणिक, दोनों में अंतर है। समान कोणिक मतलब त्रिभुज के प्रत्येक कोण समान हो। दूसरा आ जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको कि हम कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे इसको? न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण में क्या होता है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, तीनों का मान क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे हम एक 60 डिग्री ले लिए हैं और एक 70 डिग्री ले लिए हैं। ठीक है, दोनों 90 डिग्री से छोटा है। तो अब बताइए तीसरा कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ करके देखते हैं क्या 180 आता है? आ जाता है। तो 180 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि ये भी कोण, ये भी कोण और ये भी कोण, तीनों कोण ही न्यून होना चाहिए। एक भी 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, चाहे 89 डिग्री क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो इसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वे त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो या 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर का त्रिभुज। तीसरा नंबर का त्रिभुज जिसको कि कहते हैं समकोण त्रिभुज, अर्थात वे त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो या एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि वे त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसका विशेषता ये होता है समकोण त्रिभुज का, अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो 2 कोण बचता है वो न्यून कोण ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, तो जिसमें एक 90 अगर निकल गया तो बाकी जो 2 कोण बचेगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और ये 2 कोण में अगर एक कोण 79 डिग्री भी अगर एक हुआ तो
तो ये न्यून कोण होगा और ये 1 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हर हालत में ये क्या होगा, दोनों न्यून कोण ही होगा। ये समकोण त्रिभुज की विशेषता है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्ट्यूट एंगल ट्रेंगल, जिसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। मतलब कि वे त्रिभुज जिसका कि कोई एक कोण, ठीक है, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए। अगर मान लिया जाए ये 110 डिग्री है कोई एक कोण, तो बाकी सारे न्यून कोण ही होंगे, लेकिन ये जो 110 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये 90 डिग्री से अधिक हो गया। तो कोई एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो उसे ही हम कहते हैं ऑब्ट्यूट ट्रायंगल, या हम हिंदी में इसी को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। वे त्रिभुज जिसकी कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से टाइप ऑफ ट्रायंगल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। मतलब कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, उसके बाद कोण के विचार से त्रिभुज 4 प्रकार के, है ना। कौन कौन सा? एक है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, जिसको कहते हैं समान कोणिक त्रिभुज। दूसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। और चौथा है ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको कि हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से अगर टोटल टाइप ऑफ ट्रायंगल देखें तो 7 प्रकार के ट्रायंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रायंगल के टाइप के बारे में अभी आप समझ गए हैं। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का परिसीमा क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिसीमा। देखिए, त्रिभुज का परिसीमा त्रिभुज के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, साधारण अगर फार्मूला देखेंगे, साधारण सूत्र अगर देखेंगे तो त्रिभुज का परिसीमा मतलब होता है, त्रिभुज का परिसीमा का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अगर कुछ भी नहीं है तो ये सूत्र काम करेगा, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अगर एक त्रिभुज जिसका कि 3 भुजा दे दी गई हो, ठीक है, मान लिया जाए ABC त्रिभुज है, इसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया, एक 6 सेंटीमीटर दिया, एक 7 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज का अगर परिसीमा निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग करेंगे, यानी AB प्लस BC प्लस AC। अब यहाँ पे AB के जगह पे 5 बैठा देंगे, BC के जगह पे 7 बैठा देंगे और AC के जगह पे 6 बैठा देंगे। सबको जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 6 18, यानी 18 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ, परिसीमा हुआ। परंतु अब देखिए एक चीज़ कि अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। तो यहाँ पे भी तीनों भुजाओं का योग है, लेकिन अगर तीनों भुजाओं का योग यहाँ पे अगर देखें कि समबाहु त्रिभुज का अगर परिसीमा निकालें, समबाहु त्रिभुज का परिसीमा अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे होगा AB प्लस BC प्लस AC। लेकिन यहाँ पे देखिए कि AB BC AC सब क्या है, आपस में बराबर है, यानी इसको अगर x माने तो ये भी x होगा और ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में माने। तो अब बताइए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस x बराबर कितना हो जाता है, 3x। और x जो होता है वन साइड को सूचित करता है, तो बराबर 3 गुना 1 भुजा। तो अब देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का अगर परिसीमा निकालेंगे तो इसका एक सूत्र बन गया। इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिसीमा अगर निकालेंगे परिसीमा, तो क्या होगा, 3 गुना 1 भुजा भी लिखने से हमारा काम
चल रहा है, अर्थात 3 गुना एक भुजा करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिसीमा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फार्मूला ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो जनरल में अगर कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका अगर आधार पता हो और इसका हाइट पता हो जाए, अगर बेस पता हो और हाइट पता हो जाए, बेस और हाइट अगर पता हो जाए, ठीक है, यानी आधार और इसका ऊंचाई अगर आपको पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। वो क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप निकाल सकते हैं। इस सूत्र से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। ठीक है, लेकिन अगर आपको बेस और हाइट नहीं दिया हुआ है, जब आधार तथा ऊंचाई अज्ञात हो, मतलब जानकारी नहीं हो इसके बारे में, अज्ञात हो, परंतु तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता हो, तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट। ये जो आया है सूत्र, जहाँ s बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a बराबर प्रथम भुजा किसका, त्रिभुज का, b बराबर दूसरा भुजा दूसरा भुजा त्रिभुज का, और c बराबर तीसरा भुजा त्रिभुज का, तीसरा भुजा। ठीक है, अब ये जो है, अगर किसी त्रिभुज का 3 भुजा ए बी सी में, अगर इसको हम कहते हैं बी, स्मॉल बी से सूचित करते हैं ए सी भुजा को, और बी सी भुजा को स्मॉल ए से सूचित करते हैं, और ए बी भुजा को स्मॉल सी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यही ए बी सी भुजा है। तो अगर ए बराबर मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये अगर मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक, ए बी बराबर है 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी बराबर, जो पहली भुजा है वो ए जनरली हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो पहली भुजा अगर ए है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रथम भुजा बराबर ए बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा बराबर बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा बराबर सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए एस आपको निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखेंगे 8 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 5 13, 13 और 7 20 बटे 2, कट के आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर जो आया है वो क्या आ गया आपका, एस बराबर आपको 10 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट करेंगे आप। एस के जगह पर आपको 10 बैठाना है और 10 माइनस ए के जगह पर यहाँ पर कितना था, तो ऊपर थोड़ा सा देख लिया जाए। ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और सी के जगह पे कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो आपको 7 सेंटीमीटर लिख देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10, अब 10 में 8 घटाएंगे 2, ठीक है, 5 3 अंडर रूट। अब इसमें देखना है कि इसका जोड़ा लगता है कि नहीं लगता है, तो आपको पहले जोड़ा लगाना है। 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3। अब देखिए यहाँ पे 5 गुना 2 एक ठो को तोड़े हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि 5 और 5 का तो जोड़ा लगा, लेकिन बाकी किसी का जोड़ा, अच्छा एक तो यहाँ पे 2 और है, ठीक है, यहाँ पे 2 हम लिख दे रहे हैं। देखिए ये 3 ये है, ये 2 ये है, 5 ये है, ठीक है, और इसको 5 गुना 2, तो यहाँ देखिए 5 5 का जोड़ा लगा और 2 2 का जोड़ा लगा, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा। तो जो जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 5 गुना 2 जोड़ा लग गया। अब जो बाहर निकलेगा मतलब कि यहाँ पे जो 3 है इसका वर्ग मूल फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, यानी 10√3, और यही इसका आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं अगर त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी गई हो। ठीक है, अब देखिए अगर कोई समबाहु त्रिभुज आपको दे दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज है जिसका कि मान लिया जाए तीनों भुजा आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं। ठीक है, इसका एक भुजा अगर ए माने तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का अगर एक भुजा आपको मिले, का एक भुजा अगर आपको मिल जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सूत्र को देखें तो √3/4 और गुना ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र मिल गया है समबाहु त्रिभुज का। अगर कोई प्रश्न आपको ऐसा मिला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, एक क्वेश्चन ऐसा मिला कि किसी त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा का मान लिया जाए, दे दिया, एक भुजा 16 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए दिया गया है तो लिखेंगे, आपको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का एक भुजा कितना है, का एक भुजा बराबर ए बराबर कितना 16 सेंटीमीटर। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना ए स्क्वायर। तो आप बताइए ए के जगह पे आपको कितना लिखना है, ए के जगह पे 16 लिखना है, लेकिन 16 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, 16 का स्क्वायर जब आप कर दिए हैं तो आएगा कितना, √3/4 गुना 16 करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16। अब आपका आएगा 16 चौक 64 और √3 ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको क्या मिल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल रहा है। ठीक, तो इस तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, त्रिभुज का ऊंचाई पूछता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई।
तो इसका ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, √3/2 गुना एक भुजा। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो √3/2 इंटू ए। तो ये जो आपको मिला ये है आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का सूत्र। तो इसमें भी देखिए ए की आवश्यकता है। अगर एक त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है ABC, इसका हाइट निकालने के लिए आपको कहा गया, यानी h बराबर वाट। ठीक है, तो आपको एक भुजा पता होना चाहिए। अगर एक भुजा आपको पता हो गया, मान लिया एक भुजा इसका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसका हाइट निकालने के लिए कहा गया, तो हाइट आप कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज ये दिया हुआ है, गिवन समबाहु त्रिभुज का एक भुजा क्या दिया हुआ है आपको, a बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है आपको, ऊंचाई। ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू ए। अब देखिए कितना आराम से निकाल सकते हैं, √3/2 इंटू ए के जगह पे कितना 8। आप इसको काट सकते हैं, काट दीजिए, आएगा कितना 4√3 सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का सूत्र है, इससे आप ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र आप जानते हैं, अगर तीनों भुजाएं दी गई हो तो उस सूत्र से निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा दी गई हो तो आप इसका ऊंचाई भी निकाल सकते हैं और इसका परिसीमा भी, ये क्या नाम है, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, तो सम द्विबाहु त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब इस समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलिस ट्रायंगल, अब इसको हम किस तरह से इसका सूत्र हम निकाल पाएंगे और इसको बना पाएंगे। अगर ये बराबर भुजा को a मानते हैं, ठीक है, तो ये भी a हो जाएगा और बेस को हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको बेस दी गई हो और समान भुजा दी गई हो तो आप इसका सूत्र इस्तेमाल करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू अंडर रूट, ठीक है, b², एक मिनट, a², यहाँ पे होगा a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र मिलेगा, लेकिन आपको a और b पता होना चाहिए। ये आया कैसे, देखिए ये उसी हिसाब से आया है, 1/2 इंटू बेस यानी 1/2 गुना आधार, और ये ऊंचाई का सूत्र है। अगर हम मान लिया जाए इसका ऊंचाई देखना, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर हम देखना चाहेंगे तो इस ऊंचाई में एक समकोण त्रिभुज अगर यहाँ से लंब डाल देते हैं, मान लिया कि AD लंब डाल दिया, ठीक है, तो लंब डालने से ये क्या हो जाता है, ये आपका h हो जाता है। तो h का मान कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होती है वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होती है, इसलिए AB क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी A बराबर यहाँ कर्ण का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है कौन, तो यहाँ पे BD बेस का काम कर रहा है, ये B। ठीक है, तो ये कर्ण है, ये बेस है और ये लंब है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइट जो है या लंब जो है, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे देखिए a² माइनस, अब यहाँ पे देखिए जो BC है इस पर जो लंब डाला गया है, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से आधार पर डाले गए लंब आधार को दो भागों में बांट देता है, तो ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट, जो कि h के बराबर हो जाता है। तो आखिर ये भी क्या है, वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का ही सूत्र है। ठीक है, अब इससे आप बैठा करके इसका मान निकाल सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपको एक त्रिभुज दिया, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा इसकी समान भुजा इसकी समान भुजा 5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दिया है, आधार यानी B दिया है 8 सेंटीमीटर तथा इसका समान भुजा कितना दिया है, समान भुजा को A मानते हैं, A दे दिया कितना, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू बेस यहाँ पे कितना लिया गया है, 8 ले लेंगे, इंटू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है सूत्र के हिसाब से, ए स्क्वायर है यानी 5 का होल स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस B/2 यानी 4/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना निकल के आता है, 1/2 इंटू 8 इंटू अंडर रूट, यहाँ पे आएगा 5 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 में 2 से भाग देंगे 4, 1/2 इंटू 8 और यहाँ पे आएगा 25 और माइनस 16। ठीक है, 1/2 इंटू 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 16 9 25, 9 का वर्गमूल आप जानते हैं, 1/2 इंटू 8 इंटू 3, अब 2 से काट लेंगे 4 को, कितना आ गया, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दिया गया है और इसमें समान भुजा का मान दे दिया और बेस दे दिया, तो आप इसका क्षेत्रफल भी बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त किए हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और ज्ञान अर्जित करें। थैंक यू वेरी मच।